आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव की रणनीति महत्वपूर्ण है। 24 के आम चुनाव के लिए बीजेपी लगातार अभियान चला रही है। चाय पे चर्चा, टिफिन पे चर्चा, बूथ अभियान, प्रेस वार्ता के माध्यम से, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सांसदों को भी टास्क दे दिया गया है कि सांसद भी यहां पर अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे, 1000 लोगों की सूची बनाएंगे, जो वहां के मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे बात करेंगे, और बुद्धिजीवी वर्ग, चाहे वो खिलाड़ी हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, कलाकार हो, शिक्षक हो, शिक्षाविद हो, सबसे बातचीत करेंगे। खैर, तैयारी महत्वपूर्ण है क्योंकि 24 चुनाव जरूरी है और यहां बीजेपी अपनी हैट्रिक की बात कर रही है। तो बीजेपी के इस विजय रथ को रोकने के लिए विपक्ष भी कमर तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हो चुका है। पुरजोर मेहनत, और उसकी शुरुआत आज हुई है पटना से। पटना ऐतिहासिक स्थल बना कि विपक्ष की बैठक हुई, बड़ी बैठक हुई, 15 से ज्यादा दल शामिल हुए और बीजेपी के विजय अभियान को रोकने के लिए यहां पर तैयारी शुरू हो गई है और रणनीति बनाई गई है। हालांकि इस बैठक के पहले तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने पारिवारिक कारण के चलते यहां जाने से मना कर दिया था। अब एक कारण पारिवारिक था या कोई अनबन थी, वो तो जयंत चौधरी जानते होंगे या जानते होंगे, हम जैसे खबरनबीस। मैंने इसलिए कहा क्योंकि सूत्र जहां होते हैं वहां पर हमारी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। खैर, इसके अलावा अगर बात करें हमारी पार्टी की, हमारी पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया था कि अगर केंद्र का जो अध्यादेश दिल्ली सरकार पर अभी हाल में ही थोपा गया है, अगर उस पर कांग्रेस समर्थन नहीं देगी तो हम बैठक से बायकॉट भी कर सकते हैं। हालांकि बैठक से वहां पर बायकॉट नहीं किया है, बैठक में शामिल हुए, पर चर्चा जरूर हो रही थी। इसके अलावा बात करें तो ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस साथ जुड़ेगी तो उनको वामपंथी दलों से किनारा करना पड़ेगा। तो तमाम तरह की यहां पर बातें जरूर हो रही थी, पर अंततः ये बैठक हुई और बैठक के माध्यम से तमाम यहां पर चर्चाएं शुरू हुई। हालांकि इस बैठक का अगला चरण फिर जुलाई में दोबारा एक बार शिमला में बैठक होगी, 12-13 जुलाई को। खैर, बैठक यहां पर पहली बार हुई और मुझे उम्मीद थी कि यहां पर बैठक का दूसरा चरण जरूर होगा, क्योंकि तमाम मुद्दे अभी ऐसे रहे होंगे जिस पर चर्चा भी जरूरी थी। तो भाई, अगर सत्ता पक्ष बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार इस बैठकों को लेकर तमाम तरह की बातें करती रही। केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल बैठक नाम के लिए है, कोई इसका परिणाम नहीं निकलना, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के लिए कौन यहाँ पर खड़ा होगा, ये आपस में ही उनके बीच अनबन बनी रहेगी और जद्दोजहद बनी रहेगी। तो भाई, स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस की अकेले लड़ने की क्षमता नहीं है, इसी कांग्रेस इस तरह की बैठकों में जाकर विपक्ष का सहारा ले रही है, अन्य दलों को जोड़ रही है। तो भाई, बीजेपी इसको लेकर पोस्टरबार भी कर चुकी है, और पोस्टरबार जिस तरह हमने देखा कि बीजेपी ने कहा थग्स ऑफ महागठबंधन, तमाम तरह के पोस्टर भी यहाँ जारी हुए। पर चूंकि सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी रहेंगे, और शायद ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, वो लोकतंत्र जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पर यहाँ पर जिस तरह से बैठक के बाद बयान आए, वो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ बयान कुछ कहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा सबको बड़ा दिल दिखाना होगा, यानी तमाम चीजों पर भी अभी जो गर्मा गर्मी है वो आंतरिक बनी रही होगी, क्योंकि यहाँ पर सबको बड़ा दिल दिखाना होगा एक बात स्पष्ट करती है कि यहाँ कुछ लोगों ने ऐसी बात जरूर कही होगी जिसको लेकर चर्चा जरूर हुई होगी। तो भाई, अखिलेश यादव ने बैठक से निकलने के बाद ये बात स्पष्ट कर दी कि जो राज्य में जो मजबूत है उसको वहां पर नेतृत्व करना चाहिए और बाकी दलों को सहयोग करना चाहिए। अब स्वार्थ से भरी राजनीति में कौन दल नेतृत्व करेगा और कौन दल उनको सहयोग करेगा, यही सबसे बड़ा प्रश्न है विपक्षी एकता को लेकर। क्योंकि यहां पर जब एकता की बात आती है तो हमने राष्ट्रपति चुनाव में भी देखा कि किस तरह से विपक्ष एकजुट हो रहा था, पर तब जब वोटिंग हुई तो तमाम लोग सत्ता पक्ष के साथ चले गए। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस पर लेकर बयान कहा है और उन्होंने कहा कि ये जो गठबंधन है इसकी अलग नीति है, और नीति है, इसको नीति को कैसे देखा जाए ये किसी को नहीं पता। बसपा सुप्रीमो ने यह भी कहा कि जब तक देश के लिए आगे बढ़ के नहीं आना होगा तब तक आप किसी चीज के लिए लड़ नहीं सकते। तो वहीं सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, वो भी बयान से कहाँ चूकते, उन्होंने भी बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि दलित प्रधानमंत्री बनना चाहिए। उन्होंने मायावती का नाम भी लिया और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे की बात भी कही और ये भी कहा कि हम तो न्योता नहीं दिया गया। अब न्योता क्यों नहीं दिया गया वो सुभाषपा प्रमुख जानते होंगे या न्योता देने वाली पार्टी जानते होंगे। फिलहाल महत्वपूर्ण चर्चा विषय है और जहां पर सभी दल एक दूसरे के साथ यहां दिल से दिल मिलाते दिखे, हाथ से हाथ मिलाते दिखे। अब ये हाथ से हाथ, दिल से दिल 24 चुनाव तक मिले रहे, यही आज का चर्चा विषय है और महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। फिलहाल एक बयान सुन लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आप जानते हैं, हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे। सभी नेता एक होकर हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। तो 12 जुलाई बोलते ना, तो खैर हाँ ये तो टेंटेटिव है, लेकिन 12 एक 2 दिन में आगे पीछे हो जाएगा क्योंकि सभी नेताओं को कंसेंट करके फिर उसके बाद में चुनाव भी है। सब लोगों का यहाँ जमा होना मेरे ख्याल में नीतीश कुमार जी के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। हम तो जम्मू कश्मीर से आए हैं, मैं और उमर साहब, और जो मुल्क के अंदर हो रहा है, जिस तरह से हमारी डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सेकुलरिज्म पे अटैक हो रहा है, उसकी लेबॉर्ट्री हमारा जम्मू कश्मीर बन चुका है। शुरुआत हमारे जम्मू कश्मीर से हुई और अब पूरे मुल्क में वही हो रहा है जो हमारे साथ हुआ। मगर हम इस आइडिया ऑफ इंडिया जो है, जिस गांधी के मुल्क, जिस जवाहरलाल नेहरू के मुल्क के साथ हमने हाथ मिलाया है। पटना और बिहार नए राजनीतिक नव जागरण का गवाह बन रहा है। आज केवल दल यहाँ नहीं बल्कि देश के लोग, देश के नेता मिल रहे हैं। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के, और देश को बचाने का, देश की जनता को, और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे। यही संदेश है। मैं सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। 16 दल को आप जोड़ लीजिए, किस तरह के दल हैं। कोई किसी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में है, चाहे दिल्ली वाली सरकार क्यों, महाराष्ट्र वाले के आधा दर्जन मंत्री बंद हैं, बंगाल वाली जो मैडम आई हुई हैं उनके मंत्रियों के घर में करोड़ों रुपया मिल रहा था, जेल में। किस तरह के दल हैं? ये भ्रष्टाचारियों का एक जमात इकट्ठी हुई है, जनता इनको जानती है और ये बहुत अच्छा है इस तरह से इकट्ठे हो रहे हैं। जनता देख रही है कि ये भ्रष्टाचारी क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, इन्होंने देश के साथ क्या किया है, तो इसका इनको दोबारा चुनाव में सबक मिलेगा और इनका कोई भविष्य नहीं। तो देखा यहाँ पर किस तरह से जो मीटिंग में पहुंचे थे, बैठक में पहुंचे थे, महा बैठक थी ये, और वहाँ पर किस तरह से बयान आए। सब ने यहाँ पर एकजुटता की बात कही। अब एकजुटता यहाँ पर चलेगी, नहीं चलेगी, 24 के चुनाव तक पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी, क्योंकि यहाँ पर आशीर्वाद भी लिया गया, लोगों की चरण वंदना भी हुई, मुस्कुराहटें भी हुई, हाथ भी मिलाए गए। अभी हाथ मिले हैं या दिल मिले हैं, ये सारे जो बैठक में पहुँचे हुए लोग बेहतर जानते होंगे कि बैठक के पहले तमाम तरह की सरगर्मी थी, बायकाट की बात भी थी, कोई जानबूझ के नहीं आया इसकी बात भी थी, कोई वामपंथी दलों से रिश्ता तोड़ेगा इसकी बात भी थी, और साथ ही साथ यहाँ पर एक साथ मिलने की बात थी। पर जो लोग मिले हुए हैं वहाँ पर कितना एक साथ चल पाएंगे, महत्वपूर्ण कड़ी। बीजेपी के विजय अभियान को किस तरह रोकेंगे, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर हैट्रिक की बात खुलेआम सबके सामने आके बोल रही है, लगातार अभियान चल रहे हैं। पर जिस तरह से हमने अभी देखा है कि कुर्सी केंद्र की उत्तर प्रदेश के रास्ते होकर जाती है,
पर अभी हाल का जो निकाय चुनाव हुआ था वो ना समाजवादी पार्टी के लिए सक्रिय रहा, अच्छा रहा, ना कांग्रेस के लिए अच्छा रहा, और ना ही आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छा रहा। क्योंकि जो परिणाम की उम्मीद आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सोच रही थी, वैसे परिणाम यहाँ पर सामने नहीं आए। क्योंकि हमने देखा है कि 17 की 17 मेयर सीट बीजेपी अपने खाते में लेकर आई, और यहाँ तक कि नई नवेली कई पार्टियां यहाँ पर जीत कर आई, जिसमें AIMIM की सीट भी है, जो कि कानपुर के घाटमपुर नगर पालिका से। अब आप समझिए कि कितनी बड़ी स्थिति और कितनी बड़ी विडंबना कि यहाँ पर हम 24 चुनाव की बात करते हैं, पर जो स्थिति है वो यहाँ पर विचार करने योग्य है। क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के पास 1 लोकसभा सीट, समाजवादी पार्टी का पहले 5 थी, अब केवल 3 बची हैं, 2 हार चुके उपचुनाव में। तो यहाँ पर संघर्ष कैसे होगा? यहाँ बैठक में जा रहे हैं वो अलग बात है, एकजुटता की बात कर रहे हैं वो अलग बात है, पर जमीनी स्तर पे बीजेपी को किस तरह यहाँ टक्कर देंगे वो महत्वपूर्ण चर्चा विषय भी है आज का। और अब हम इस बयान सुनते हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का, फिर महाबैठक पर महाचर्चा की शुरुआत करते हैं। और यह लाइन निश्चित तौर से आज सही साबित हो रही। दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते चलिए, अपना अपना भ्रष्टाचार और परिवार छिपाते चलिए। तो आज इसी लाइन पे यह परिस्थिति पटना की बैठक के बाद दिखाई देती है। पटना की बैठक में जो लोग शामिल थे उन लोगों का एक एजेंडा सेट है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष की सरकार के माध्यम से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। जो इसके विरोध में हैं वही विपक्षी दल वहां एकत्र हैं। अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बाधक थे, राम भक्तों पर गोली चलाने के दोषी थे और सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा को जो बिहार में रोकने के दोषी थे, वह इस बैठक में हैं। जिनका परिवार तंत्र ही लोकतंत्र था, जिनके परिवार की राजनीति आज खतरे में है, जिनके द्वारा किए गए बड़े बड़े भ्रष्टाचारी कारनामों का खुलासा हो रहा है। तो महाबैठक पर महाबहस, प्राइम डिबेट चर्चा। मेहमान जुड़ चुके, रूबरू करा दूं। प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से चंचल यादव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से उनकी फायरमैन प्रवक्ता सुधा मिश्रा अपनी बात रखेंगी, प्रवक्ता सुभाषपा से उनके ज्वलंत प्रवक्ता दयाराम भार्गव अपनी बात रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में सुनील त्रिपाठी जी अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा विवेक श्रीवास्तव से। विवेक भाई, बैठक हो गई है, हाथ भी मिल गए, दिल भी मिल गए हैं, और चुनौती आपके लिए हो गई, खतरे की घंटी है, अभियान और चलाइए आप। चर्चा और टिप्पणी चर्चा काम नहीं चलेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। 15 दल एक साथ आ गए हैं और कह रहा है कि भाजपा का विजय रथ अब रुक जाएगा और भाजपा को 100 सीटों पर सीमित भी कर देंगे, ऐसा विश्वास भी जताया गया है। तो अब कैसे देखते हैं इस बैठक को? अब इसको ये मत बोलिए कि ये ठग सौ महागठबंधन है, ये तो आप पोस्टर लगा चुके हैं, इसकी बात नहीं करेंगे। चुनौती कैसी मिलने वाली है आपको, वो देख लीजिए। जी गौरव जी, जितने दल वहां पे इकट्ठे हुए उसमें बहुत से दल अपने अपने प्रदेशों में स्वयं एक दूसरे के लिए चुनौती है। अच्छा, क्या कांग्रेस के लिए तृणमूल कांग्रेस बंगाल में चुनौती नहीं है? जी, क्या तृणमूल कांग्रेस के लिए बंगाल में कांग्रेस चुनौती नहीं है? आम आदमी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में एक कदम भी आगे बढ़ेगी जी, वो कदम क्या समाजवादी पार्टी के छाती पे नहीं होगा? अच्छा, इसी तरह से जितने दल वहां गए, क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में क्या कांग्रेस की छाती में पैर रख के आगे नहीं जाएगी? अच्छा,
कि जो समीकरण है जमीनी हकीकत समझने की जरूरत है। ये हाथ तो मिला रहे हैं, अच्छा, लेकिन दिल मिलने की स्थिति इनकी कोसों दूर है। अच्छा, विचारधारा का तो कोई सवाल ही नहीं, विचारधारा तो का खैर लोगों से कोई मतलब भी नहीं होता। अच्छा, ये ऐसे दल है जिनकी कोई विचारधारा भी नहीं है। अच्छा, दिल नहीं मिले हैं। दिल मिलने का तो सवाल ही नहीं होता। झांक कर आए थे क्या दिलों में? आप दिलों में झांक कर आए थे क्या दिल नहीं मिले हैं? वो तो मिल गए हो। हम दिलों में नहीं झांकते तो हैं जी, हम तो जमीनी हकीकत से रूबरू हो, जो जमीन की हकीकत बता रही है हम वो अच्छा। आपको बता रहे हैं। जो जमीनी हकीकत हम वो बता रहे हैं। अच्छा, खड़गे साहब, राहुल जी वहां जो राग अलाप गए। मैंने सवेरे ही आपसे कहा था कि ये पिकनिक पॉलिटिक्स ज्यादा है। अच्छा, और उसी क्रम में आप देख लीजिए कि अगला मीटिंग कहाँ है, शिमला में है। लोग शिमला किस मौसम में जाते, क्यों जाते हैं, घूमने जाएंगे, जरूरत नहीं। घूमने जाएंगे यानी। मैंने सवेरे एक शब्द आपके लिए आपसे यूज किया था, प्रयोग किया था इस अच्छा, मीटिंग के बारे में। अच्छा, कि ये गठबंधन की राजनीति नहीं है या किसी उसकी राजनीति, ये पिकनिक पॉलिटिक्स है। अच्छा, अभी इसमें कुछ और आएंगे, कुछ और जाएंगे, ये चलता रहेगा। अच्छा, ये खिचड़ी पकने वाली नहीं है। आपने देखा कि आज वहां पे बिहार में आम आदमी पार्टी की बिहार इकाई ने किस तरह के पोस्टर लगाए थे। केजरीवाल को प्रधानमंत्री चाहते हैं। अच्छा, नीतीश बाबू के मन में अंदर अंदर लड्डू फूट रहा है। अच्छा, कांग्रेस में सोनिया जी राहुल गांधी को दूल्हा बनते देखना चाहती हैं। अरे दूल्हा, ये प्रधानमंत्री या दूल्हा? अरे जो भी आप वो ठीक है, लालू प्रसाद यादव ने मनी मन में बोल दिया उनसे कि बारात में आपके चलेंगे, ये थोड़ी ना कि दूल्हे ही बनना देखना चाहते हैं जी। कौन किसकी बारात में जाता है विषय अलग है। विषय ये है कि ये कवायद क्या परवान चढ़ पाने की स्थिति में है या इस तरह से ये पिकनिक पॉलिटिक्स चलती रहेगी। अच्छा, तो देखिए, आपको डर नहीं लग रहा है? कोई डर नहीं है? हम भी मनोरंजन, इससे हमारा मनोरंजन हो रहा है। अच्छा, आप भी इस मनोरंजन का लाभ उठाइए। अच्छा, इस मनोरंजन पे कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, और जो सपने देख रहे हो सपनों पे भी कोई टैक्स नहीं है, ना कोई सपनों पे पाबंदी है। चलिए, ना उन्हें सपने देखने की पाबंदी, ना आप ज्यादा मनोरंजन के चक्कर मत लगिए, मेहनत करिए। हिमाचल और कर्नाटक बिहार गए आप, हमारा मनोरंजन था, बड़ी करीबी मनोरंजन हुआ है, बड़ा मनोरंजन हुआ है। तमाम लोग गए थे प्रचार करने के लिए, जीत नहीं पाए, मंथन करना पड़ेगा। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा सीट है 2024 में, वो भी नहीं रहेगी। वो भी नहीं रहेगी। चलिए भविष्यवाणी देख लेते हैं, पूछ लेंगे कांग्रेस से, पूछ लेंगे। पहले चंचल यादव को लेता हूँ। चंचल यादव भाई, अखिलेश जी यहाँ पर शुरुआत तो की है, बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पर अखिलेश यादव ने विवेक श्रीवास्तव की एक बात का जवाब तो दे दिया। उन्होंने कहा है कि जिस राज्य में जो मजबूत है उसको उस राज्य में नेतृत्व करना चाहिए और बाकी दल सहयोग करें। तो मेरे ख्याल से उनकी बात का विवेक भाई ने जो बात कही है कि यहाँ पर छाती पर रख के कौन चुनाव लड़ेगा, तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि अगर अखिलेश यादव की यहाँ पर बात का अनुसरण हो जाएगा तो हर उस राज्य में जो पार्टी मजबूत रहेगी वो चुनाव लड़ेगी, बाकी दल यहाँ पर समर्थन देंगे। समर्थन क्या, बाकोवर देंगे। कुल मिला के लड़ाई जो है वो विपक्ष और सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के बीच होगी। तो लड़ाई जो होगी वो निर्णायक हो जाएगी। पर जिस तरह से यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव मनोरंजन का साधन बता रहे हैं, पिकनिक पॉलिटिक्स बता रहे हैं, कह रहे कुछ नहीं होना है, आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत कही जाती है, सुबह हंसे हंसे चलनिया हंसे जिसमें 72 छेद। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे, कह सकते हैं कि सबसे धोखेबाज पार्टी है। अच्छा, और आप समझिए, अभी भ्रष्टाचारी की बात हो रही थी, हमारे स्टूल मंत्री साहब बोल रहे थे, भ्रष्टाचारियों की बात कर रही थी। पूरे भ्रष्टाचारियों की बड़ी जमात है, एक एक प्रदेश। अरे स्टूल मंत्री हमारे विवेक भाई अच्छे से जानते हैं। अच्छा, अभी आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी की बात हो रही थी, उन्होंने बड़ी लंबी लंबी बातें छोड़ रहे थे। अच्छा, जिस तरीके से जनता ने उनका बहिष्कार किया है। अभी राजस्थान में एक रैली कर रहे थे आदरणीय मौर्य जी। हाँ, वहां की जनता ने, वहां के समाज, इन्हीं के समाज के लोगों ने भगा दिया, बोलने तक नहीं दिया। लीजिए, और ये यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या क्या बात करते रहते हैं। खैर उन बातों पे मैं नहीं आना चाहता। मैं ये आज समय में जो लड़ाई, जो आज मीटिंग थी, सच बताएं गौरव जी, ये देश बचाने की मीटिंग है।
अच्छा। किस तरीके से गांधी के देश को गोडसे का देश बनाने की साजिश चल रही है। अच्छा। और मैं बताऊं, ये जिम्मेदारी केवल अकेले ये जो पार्टियां इकट्ठा नहीं है, हम नौजवानों की जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा। जो लोकतंत्र जो है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, ये जिम्मेदारी आप मीडिया का जो है कैसे गला बचे, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से कलम पर किस तरीके से कलम पर पहरा है। आप अच्छी बातें कर लेते हैं, भगवान का शुक्र है कि मतलब आप अभी तक काफी, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी आप एकदम बिंदास एकदम बात किया करें। मैं मेरी शुभकामनाएं साथ है। लेकिन आज अगर आप देखें जिस तरीके से मीडिया के ऊपर इतना कड़ा पहरा है, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या कहेगा, वो सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं। अच्छा। लेकिन कुछ चैनल्स हैं, मैं धन्यवाद करता हूं, उसमें आप भी खड़े होते हैं। दूसरी बात यह है, आज के समय में अगर हम बात करें, जो भी वादे भारतीय जनता पार्टी के लोग करके आए थे जनता के बीच में, अच्छा, जितने भी वादे करके आए थे, विवेक भाई बहुत अच्छी बात करते हैं और मैं सच बताऊं ये ईमानदारी से बोलते भी हैं। लेकिन है क्या कि भारतीय जनता पार्टी के में प्रवक्ताओं को झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसी झूठ में बेचारे फंस जाते हैं। ये बोलना पड़ता है। तो ये मैं ये जरूर विश्वास करता हूं जितने प्रवक्ता इनके पार्टी में हैं, सबसे अच्छे और इनके सारे प्रवक्ताओं ईमानदार प्रवक्ता ही है। क्या बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जानते क्या है, ये कम से कम जो है कभी कभी दिल की बात कह देते हैं। क्या बात। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता नहीं कह पाते दिल की बात, ये दिल की बात कहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज पूछना चाहता हूं, जी, मैं पूछना चाहता हूं कि जो भी वादे करके ये लोग आए थे, चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे 100 दिन के अंदर काला धन की बात हो, चाहे वो आदर्श गांव हो, चाहे आपका 100 स्मार्ट शहर की बात हो, चाहे वो किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, चाहे बहुत महंगाई की बात हो, वो सारी के सारे डिपार्टमेंट आपको बताऊं, और सारी की सारी बातों का आज तक कोई जिक्र नहीं होता है। अच्छा। और हमारे प्रधानमंत्री जो जीएसटी से लेकर के बहुत लंबी लंबी बातें किया करते थे, आज उन बातों को चर्चा भी नहीं करना चाहते। आज आप समझो, किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, कौन परेशान नहीं है। और कौन सा आदमी है जिसके जो गैस सिलेंडर भराता है 1200 रुपए का, एक बार जरूर सोचता है कि हम किस सरकार में जी रहे हैं। 400 रुपए गैस सिलेंडर, 1200 रुपए मिलता है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी जो बात हो रही थी देश बचाने की, सच बताऊं कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं, आप बताओ 4 साल में 4 साल की नौकरी दे रहे हो, अग्निवीर बना रहे हो आप। अकेले रेलवे में 3.25 लाख नौकरियां खत्म कर दी। इसलिए लड़ाई ये जो है, ये आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की भी लड़ाई है। और ये देश कैसे बचे, जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत सी बात कही कि लड़ाई हम लोगों की जो है देश बचाने की लड़ाई है। आने वाला समय कैसे बेहतर हो, देश कैसे आगे तरक्की करे। चूंकि आप ये लखनऊ में बैठा हूं मैं, विवेक भाई बड़ी ईमानदारी से मुझे आप एक बार बता दीजिएगा, एक कोई काम लखनऊ के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी और हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है जिसका उन्होंने शिलान्यास किया और फिर उन्होंने उसका उन्होंने उद्घाटन किया हो। दूसरी बात, अभी बात हो रही थी प्रधानमंत्री बनने के सपने की बात हो रही थी, और मैं आपके बताऊं लड्डू फूटने की बात कर रहे विवेक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी पार्टी में तो लड्डू खाने की तो बड़ी लंबी होर लगी हुई है, और यहाँ दोनों इंजन टकरा रहे हैं। अच्छा। वो हमारे आदरणीय अमित शाह जी भी प्रधानमंत्री बनने की होड़ में, हमारे मुख्यमंत्री जी भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अच्छा। हमारे जो पुराने नेता हैं और मैं बड़ा सम्मान करता हूं, जिनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, आदरणीय आडवाणी साहब जी, अच्छा, वो भी बेचारे सपना देखते देखते रह गए। अच्छा। तो ये सपना देखने की बात है, वो तो आजादी है, सपना कोई देख सकता है। लेकिन यहाँ पे जो इंजन टकरा रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात है। चंचल भाई ऐसी बात मत बोलिएगा, सपना तो आपका भी कई लोग नहीं होना भी चाहिए, लोकतंत्र है, क्यों नहीं होना चाहिए हम कह रहे हैं। लेकिन सवाल आज के समय में ये है कि कैसे देश की संवैधानिक संस्थाएं, लोकतंत्र कैसे बचे। क्या बात। और ये सबके जो है यही बैठक का एजेंडा था। जी, बैठक का एजेंडा ही था। चलिए ठीक। और आप देखिए, रही बात जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात होती है, लोग कहते हैं अकेले मोदी, अकेले मोदी। अरे 28 पार्टियों का गठबंधन है आज के समय में, अगर पूरे देश में देखें आप, और ये लोग जो है नैतिकता को ताक पर रखकर गठबंधन करते हैं। अब आप देखिए, चाहे बंगाल में देख लीजिए, चाहे मुकुल रॉय हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, महाराष्ट्र में चले जाइए आप, चाहे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाओ आप, चाहे असम चले जाइए, इन्होंने तो मुख्यमंत्री तक बना दिया वहां पे। तो कहने का मतलब यह है कि भ्रष्टाचारियों की बहुत लंबी जमात है। लेकिन विवेक भाई जो है शायद वो दिखाई नहीं दे रहे विवेक भाई को, चूंकि मजबूरी भी है, चूंकि जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता बने बैठे डिफेंड भी करना है। मैं ये कहना चाहता हूं, सिंपल सी बात है, देश कैसे बचे, विवेक भाई इसके लिए आप भी लगिए, क्योंकि आप जैसे नेताओं को भी जरूरत है। अरे ऐसा मत करिए, आज दोपहर में भी न्योता मिल गया उनको विपक्ष में आने का, आप फिर न्योता दे रहे हैं, ऐसा ना मन परिवर्तन विवेक भाई का हो जाए यहाँ पर। चलिए ठीक है, चंचल यादव ठीक है, प्रवक्ता कांग्रेस सुधा जी, बड़ी पार्टी आपको 10 को राज किया है, और यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे थे, पहले कांग्रेस को उतना नहीं पूछा जा रहा था। हमने देखा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जब कार्यकारिणी की बैठक कलकत्ता में कर रहे थे, वो दौरान भी जब कांग्रेस को पूछा गया, उन्होंने कहा कांग्रेस के ऊपर कोई सकारात्मक जवाब देते यही कहा था कि जहां पर है वहां पहले मजबूत हो। पर जब अभी हाल में हिमाचल और कर्नाटक के नतीजे आए, उसके बाद जो तस्वीर बदली है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि निश्चित रूप से कांग्रेस के बिना गठबंधन
विपक्ष को सोचना फिलहाल मुमकिन नहीं है। पर जिस तरह से यहाँ पर विपक्षी बैठक हुई और बीजेपी को यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है, विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं मनोरंजन का साधन है, आपकी क्या राय है? बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। जी, दिक्कत इस बात की नहीं है कि सब लोग एक साथ होकर देश के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा। दिक्कत जो मनोरंजन का शब्द इस्तेमाल कर रहा है, जी। दिक्कत उन्हें जो उनके पेट में दर्द हो रहा है, जी बिल्कुल। वो दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले 2 दशक से 9 साल की सरकार हो गई है, पूरी होने वाली है, उन्होंने सिर्फ इस देश में अखंडता को तोड़ने का काम किया। अच्छा। हर तरह से किस तरह समाज को बांट के, युवाओं को बांट के, हर वर्ग को एक दूसरे से नफरत दिखा के, नफरत पैदा करके उनके बीच में ऐसी कुछ चीजें डाल दी जाए कि वो आपस में लड़ते रहें, झगड़ते रहें, आगे देश के बारे में सोच ना पाए। और जब मतभेद रखने वाले लोग मनभेद को हटा के एक साथ जुड़ रहे हैं देश के भविष्य के लिए, तो पेट में दर्द तो होगा ना, क्योंकि उनकी अखंडता और जो बात होती है सिर्फ दिखावा होती है। इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूंगी, क्योंकि जो विवेक भाई हैं उन्होंने कुछ बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया कि छाती पे कौन किसके पैर रख के आगे बढ़ेगा। अरे भाई, आप तो सीधे पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग हो और आप बात कर रहे हो कि कौन किसके छाती पे पैर रख के जाएगा। हम ऐसी भाषा का और शब्दावली का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल, आपके चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की अगर घोषणा की है, आपको चिन्ह दिया है, तो वो चुनाव ही करने के लिए आते हैं, कुछ और करने। एनजीओ तो नहीं है ना, बिल्कुल, क्योंकि चुनाव आयोग उनको एक अपना देता है कि ये आप ये पार्टी, आप ये पार्टी, आप ये पार्टी है। तो जब ऐसे प्रश्न होते हैं खड़े, और खास करके जब आप कहते हो कि ये लोग आपस में कौन कौन से लोग मिल रहे हैं, आप कश्मीर भूल जाते हो क्या? आप मेघालय भूल जाते हो क्या? आप जब चुनाव को कर रहे होते हैं, जब आप चुनाव देख रहे होते हैं, चुनाव का प्रचार कर रहे होते हैं, जिसके बारे में आप बुराई कर रहे होते हैं कि सबसे करप्ट सरकार, आप उसी साथ मिल जाते हो। और आप लोग कहते हो कि दूसरे लोग क्यों मिल रहे हैं। मैं जानती हूं कि मतभेद कितना भी हो, विचारधारा की आप बात कर रहे हो कि इनकी विचारधारा नहीं है, कैसे कहोगे आपकी विचारधारा है? क्योंकि आपकी अपनी विचारधारा जो अंग्रेजों के साथ खड़ी थी और आज फिर वही तोड़ने की बात करती है। आप जानते होंगे विवेक भाई, चूंकि आपकी सरलता बहुत अच्छी है, लेकिन सुबह लिख की जो लाइनें आती हैं वो बोलना पड़ता है, वो तो अलग बात है। आती हैं। बिल्कुल। अब मैं बताती हूँ, नहीं, हमारे यहाँ नहीं आती है। हमारे यहाँ सत्य को बोलने के लिए याद करने की जरूरत नहीं है। सत्य जहां भी कोई बोलेगा सत्य ही होगा, उसके लिए याद करने की जरूरत नहीं है। फैक्ट जो होते हैं वो सत्य होते हैं। दूसरी जैसे जरूरी बात है, 1 करोड़ सरकारी पद खाली हैं, रिक्त हैं, और खाली रिक्त पदों को जो भर नहीं सका, वो पद सृजित कहां से करेगा? दूसरों को बहकाने में शिक्षिका हूं, मैं हर बार कहती हूं कि अगर हमारी युवा शक्ति के पास कार्य नहीं होगा तो अपनी एनर्जी का यूज कहां करेगी? आप दूसरों को सिर्फ भड़काने के लिए। आपके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे यहाँ की युवा की शक्ति हैं, जिनको इस देश के विकास में काम करना चाहिए था, आपने 1 करोड़ नौकरियों से वंचित रखा। वंचित तो रखा, आप कहते हैं कि हमने नौकरियां बनाई, कहां बनाई, कब बनाई? पिछले 4-5 सालों से आप देखिए, जितने पद आए होंगे, जितने युवाओं ने पद के फॉर्म भरे होंगे, कहीं नकल हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं ये हो रहा है, कहीं हो रहा है। मतलब वो पद सृजित जो करने थे वो तो छोड़ ही दीजिए, जो पद थे उन पदों को खत्म किया आपने, वैकेंसीज नहीं निकाली। और आप जब दूसरा कोई शिमला का नाम ले रहे हैं, अरे भाई, जब आप मध्य प्रदेश से कहां कहां उड़ के चले जाते हो, चौपर कहां से आता है, वो प्लेन कहां से आती है, उसकी बात तो दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको जनतंत्र का, लोकतंत्र का मजाक बनाना होता है, मखौल बनाना होता है। तब जहाज और जगह सब मिल जाती है, कहां से आप कहां पहुंच जाते हैं, उस पर चर्चा नहीं होती है। चर्चा आप कब करेंगे? क्योंकि तब आपको दिक्कत हो रही है, देश की बात हो रही है, देश की अखंडता की बात हो रही है। दर्द होने दीजिए। मैं हर बार कहती हूँ, विपक्ष को एक साथ, बिल्कुल विपक्ष एक साथ आना जरूरी क्यों है? वो देश का भविष्य है, और देश के भविष्य को एक साथ देखने की सबको जरूरत है। और जैसा आपने कहा कि अभी विवेक भाई को दोपहर को मिल चुका है, मैं भी उनसे कहूंगी कम से कम देश के हित में सोचिए, देश के हित में सोचिए, उसके बाद आपके अच्छे है ये साधु बात के लिए बहुत आमंत्रण आ रहे हैं। सुबह ही आमंत्रण आया, यहाँ भी आमंत्रण आ गया। ठीक है, जयराम भार्गव, जयराम भाई, ओम प्रकाश राजभर आपके प्रमुख तमाम तरह के बयान, कभी विपक्ष की बात साथ जाते हैं तो कभी सत्तापक्ष की बात करते हैं, कभी फोटो जारी होती तो कहा जाता है शिष्टाचार मुलाकात है। खैर, शिष्टाचार मुलाकात है कि औपचारिक मुलाकात है कि गठबंधन को लेकर मुलाकात है, ये जनता भी जानती है और शहर अंदर खबरनवीस भी जानते हैं, सबको पता होता सूत्र क्या होते हैं। खैर, पर यहाँ पर जिस तरह से महाबैठक हुई, इसको लेकर ओम प्रकाश राजभर का बयान, उन्होंने कहा कि इस बैठक के लिए छोटे दलों को भी बुलाना चाहिए, उनको न्योता नहीं दिया गया, एक महत्वपूर्ण बात। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनको या बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, दलित प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये बात उन्होंने पहले भी उठाई और आज फिर उठाई। तो कैसे देखते हैं, सुभाषपा कैसे देखती है इस महाबैठक को? और न्योता अगर नहीं मिला तो उसका कारण क्या है?
क्या आपकी लगातार मुलाकातें सत्ता पक्ष के साथ हो रही हैं वो कारण है, या आपकी बयानबाजी को गंभीरता से अन्य पार्टियां नहीं ले रही? जरा भर को जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी, और पैनल में बैठे हमारे सभी प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को धन्यवाद दूंगा, बोलते बढ़िया है, हमारे भाई हैं जी। गठबंधन पे कटाक्ष ना करें, गठबंधन आपका भी है, उत्तर प्रदेश में देख लो 2 दलों के साथ। ठीक। और अभी कांग्रेस से सुधा मिश्रा जी ने कहा चुनाव आयोग के किसी को ट्रिपल देता है जी, चुनाव लड़ने के लिए देता है, चाहे वो छोटे दल हो चाहे बड़े दल। ठीक। लेकिन ये बात सही है गौरव भाई जी कि हमारे देश में छोटे दलों को जो है बड़े दल जो है अहमियत नहीं देते। अच्छा अच्छा। बिहार के पटना में बैठक हुआ, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर 2024 का हम देखना भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात करते हैं तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश आता है। अच्छा। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है, ना कि बिहार से निकलता है। बिल्कुल। आप देखेंगे अगर उत्तर प्रदेश में वाकई में जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं या उत्तर प्रदेश की जानकारी रखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में वोट किसके पास है? बहुजन समाज पार्टी के पास। अच्छा। तो भाजपा के पास। अच्छा। आरएलडी गई नहीं, बसपा का नाम बहुत ले रहे हैं, लग रहा हो रहा है अंदर ही अंदर जी। ये मैं बता रहा, देखिए आप बसपा का नाम कई बार ले लिया आप बताइए, मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया ना। नहीं, लग रहा है कुछ सूत्र मुझे लग रहा है अंदर ही अंदर। मैं गौरव भाई देखिए, सच्चाई जो भारतीय समाज पार्टी हमेशा सच्चाई की बात करती है। अच्छा। और हम सच्चाई से इधर नहीं जाते। अच्छा। सच्ची बात है। अच्छा। क्यों नहीं? जितने दल बने हैं, जितने दल आज बैठक हुई पटना में, हम स्वागत करते हैं। अच्छा। क्या उसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को उसमें नहीं बुलाना चाहिए था? बिल्कुल बुलाना चाहिए था जी। तो भाजपा को न्योता देना चाहिए, किस कारणों से नहीं दिया गया ठीक है, हो सकता है अगली बैठक में न्योता दिया जाए। अच्छा। लेकिन हमारी मांग है, अच्छा, अगर वाकई में महागठबंधन बन रहा है तो देश के जितने राजनीतिक दल हैं, छोटे या बड़े हैं, अगर आप वाकई में देश की बात करते हैं, क्या बात है, तो जो क्षेत्र की छत्रन है उसका भी, इस देश के विकास में उसका भी अहम भूमिका होता है, उसको आप कैसे छोड़ दे रहे हैं? अच्छा धर्म भाई, पर आप अगर यहाँ बैठक में आपको नहीं बुलाया तो एक महा बैठक आप भी कर लीजिए, जो बाकी रहेगा उनको बुला लीजिए, उसकी नेतृत्व आप कर लीजिए, अच्छा रहेगा, संदेश भी चला जाएगा जी। हमने कहा ना, बसपा को भी ले लीजिए, आप भी जुड़ जाइए जी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इस बैठक अगर स्वागत कर रही है, जो दल छूट गए हैं, अच्छा, ये महागठबंधन उनको भी, जितने लोग 18 से 20 पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके जो भी नुमाइंदे बैठे हैं, ये वो लोग तय करें, अच्छा, कि जो लोग छूटे उनको कैसे लाया जाए, अच्छा, उनको कैसे बनाया जाए, अच्छा। और मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बात ये है कि अगर वो दिल्ली का रास्ता जाता है, उत्तर प्रदेश से जाता है, उसमें बसपा सुब्रमण्यम को लेना इस गठबंधन को बहुत जरूरी होगा, अच्छा, क्योंकि वोट है। अच्छा अच्छा, आपने देखा 2022 में बहुजन समाज पार्टी के पास 12.5% वोट है, अच्छा अच्छा, इसे नकार नहीं सकते। और देश में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी की है जो 52% है, अच्छा, 52%। बसपा प्रेम समझ नहीं पा रहा हूँ, सभी लोग सोच रहे हैं बसपा प्रेम कैसे जाग गया। हमारे लिए तो जब तक कांग्रेस की बात नहीं हो रही थी, हम तो कांग्रेस की भी चर्चा कर रहे थे। अच्छा अच्छा, अच्छा लगा, अच्छा, कांग्रेस को जो है समाजवादी, तो कुल मिला के अब बीजेपी किसी नेता से मिलने नहीं जाएगी, मेरी बात मंत्री से, समझ गया। गौरव भाई सुनिए ना, सुना दीजिए। मैंने आपको कहा ना, जब सच्चाई बात हो तो सच्चाई बयां करना चाहिए। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपने समाजवादी साथी चंचल यादव के। अच्छा, मुझे पता है, परम मित्र है, हमारे परम मित्र है। अच्छा, परम मित्र चंचल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे परम मित्र है। अच्छा, लेकिन हमारे मित्रवर बोलते बोलते कुछ ऐसा कुछ बोल गए कि जो हमको नागवार गुजरा, उसका कारण बताओ, बता दीजिए। आज हमारे चंचल भाई कह रहे हैं कि देश और प्रदेश में विकास की, और इन्होंने एक चर्चा करी पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। मैं अपने चंचल भाई से जानना चाहता हूँ, आपको आज दलित बहुत याद आता है, याद करिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने जब छत्रपति साहू जी महाराज जिला घोषित किया था, उसको चेंज करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। उस समय आपको दलित प्रेम क्यों नहीं आया? कम से कम 10-12 जिलों का जो है समाजवादी पार्टी ने उसको खत्म हटाने का काम किया, अपना नाम लेने का काम किया। दूसरी बात, आप पिछड़ों की बात करते हैं,
आप पिछड़ों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की गौरव भाई 4 बार सरकार। अच्छा, 4 बार के सरकार में हमको बता दीजिए, किसी थाने चौकी में अगर ढूंढने जाओ किसी कश्यप को, धीमर को, केवट को, मल्लाह को, माझी को, मधुआ को, मझारा को, नाई, गौड़, प्रजापति, राजभर, चौहान, बिंद, मल्लाह, बंजारा, बहलिया, अरग, ये तमाम ऐसी जातियां आज पिछड़ी जाती हैं, दलित जातियां हैं। दयाराम भाई, आपको भी सुबह सुबह मिल जा रही है आजकल लिख करके। सुनिए बीजेपी तो आप दुख इस बात का है, बीजेपी तो लिख के मिल रही है आजकल। अच्छा, बीजेपी मिल के मिल रही है। चंचल भाई आप मेरे मित्र हैं। चंचल भाई जी, माँ अगर बात आई है तो सुन लीजिए ना, आप कहिएगा, मैं सुनूंगा। जल्दी बोलिए, चंचल भाई बोलिए जी। दूसरी बात, इन जातियों की नुमाइंदगी जो थाने चौकी पे होना चाहिए था, वहाँ देने का काम नहीं किया। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जी, जब उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो इलाहाबाद ने कहा था कि पिछड़ी जात में जो 27% आरक्षण है उसमें 10-12 जातियां लाभ ले रही हैं। अच्छा, सामाजिक न्याय समिति के दायरे में ला करके सभी को लाभ देने का काम करिए। तो उस समय हमारे जो है श्री अखिलेश यादव जी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर दिए होते। अच्छा, तो कम से कम उनके एक बात बड़ी ईमानदारी से बताना, पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा। मैं पूछूंगा, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन जरा, मैं जल्दी बात पूरी करें, मुझे आपसे सवाल लेना है, बोलिए जी। दूसरी बात, आज जनगणना की बात करते हैं। चलिए, 4 बार आप सरकार रही, आपने जनगणना की बात क्यों नहीं करी? आपके सत्ता में रहते हुए कर रहा हूँ जी। मेरा सवाल रहेगा आपसे, यहाँ पर आप विपक्ष की बैठक में जाने की बात भी करते हैं और यहाँ पर आप डिबेट में हर जगह आप खुलेआम समाजवादी पार्टी से संघर्ष करते नजर आते हैं, तो चाहते क्या है? दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जात के अति पिछड़ी जातियां हैं। अच्छा, जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश में 38% है। चलिए, उन जात के लोगों को आगे चौकी में, सरकारी में, नौकरियों में क्यों नहीं स्थान मिला? चलिए, सवाल तो बनता है। अगर सवाल आप पूछेंगे तो वहाँ बैठक पर नहीं बुलाएंगे, इसलिए न्योता नहीं मिला आपको। ठीक है, न्योता नहीं मिला। चलिए, ठीक है, धर्म भाई हो गया। सुनील त्रिपाठी अपनी राय देंगे। धर्म भाई, अगले टर्न पे पूछूंगा आपसे, बोलिए। गौरव जी, जी, जब चुनाव नजदीक आता है तो राजनीतिक पार्टियों में नजदीकता बढ़ जाती है। अच्छा, 24 चुनाव आ रहा है, लगभग विपक्षी दल एक हो रहे हैं, केवल इसलिए कि दिल्ली का सिंहासन हमको कैसे प्राप्त हो। तब किसको प्राप्त होगा? अब यही देखिए, ये सीता स्वयंवर की तरह है। हर आदमी चाहता है कि मैं इसे जीतूं। अच्छा, लेकिन ये 24 चुनाव के बाद ही आएगा कि कौन जीत पाता है। अच्छा, गौरव जी, जी, आपने भी देखा होगा कि कोरोना काल आया जी, कितने नेता जनता की सेवा में हाजिर हुए, प्रदेश की, देश की जनता सब जानती है। अच्छा, जब संकट आता है, यही एकता आप लोग जनता के हितों में भी दिखाइए कि हम सारी पार्टियां एक होकर के उस समय नहीं आएंगे, जनता के लिए खड़े हैं। गौरव जी, जनता के लिए कौन खड़ा है? अब चर्चा तो इस पे किसी ने करने वाली है, क्योंकि जनता का कोई है ही नहीं। अच्छा, चाहे महंगाई का मामला हो, बीजेपी भी नहीं है। नाम लीजिए भाई, ये मत है कोई नहीं। अगर बीजेपी होती गौरव जी, तो सिलेंडर 1100 करना होता। लीजिए, लेकिन अब वही है ना कि जनता चुने किसको। अच्छा, उसमें से अंधेम काने राजा। बीजेपी मजबूरी है, मजबूरी तो है, ये मजबूरी, बिल्कुल मजबूरी जनता की है। मजबूरी है, मजबूरी है। अच्छा, कि वो इस महंगाई में कहां जाए। आज देखिए, दाल 160 रुपए बिक रही है, आटा महंगा हो जा रहा है, गेहूं की खरीद अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? खाद्यान्न मिल तो रहा है, 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, कैसी बात कर रहे हैं? 80 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ये तो आप बोलिए, तो हमको बोलने दीजिए भाई। आप गलत बात कर रहे हैं ना, वहां से नाराज आप कह रहे हैं कि दाल की बात कर रहे हैं। मैं अच्छी चीज बता रहा हूँ आपको नहीं मिल रहा क्या? बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन वो किसको मिल रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अच्छा, मैंने भी आपके राष्ट्रीय चैनल से 1-2 बार उठाया मुद्दा कि जो चावल गवर्नमेंट दे रही है, वो चावल आज बिक रहा है, मार्केट बिक रहा है, उसको खाने के लिए तैयार नहीं है। लीजिए, इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने कई बार भी कहा इस मुद्दे को। अच्छा, कि आप राशन दे रहे हैं, अच्छी बात है, आपने जीवित रखा, कम से कम आपके कार्यकाल में भूख से मौतें कम हुई। इसके लिए मैं भाजपा को धन्यवाद देता हूँ। पहले लोग भूख से मरते थे क्या? अरे कितने के साथ इंडेक्स सर, नहीं ऐसा है ना सुनील भाई, इससे पहले बीजेपी सरकार के पहले क्या लोग भूख से मरते थे? गौरव जी, आप देखिए, तब मीडिया इतना सक्रिय नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं थी। आप ग्रामीण अंचलों में जाइए, मैं बगल के जनपद सीतापुर बता रहा हूँ कि 1-2 रोबी तक 50% लोग एक टाइम भोजन करते थे और न हो इसकी जांच करा दे रही। मुझे भी पता है कि व्यवस्था के हिसाब से कि लोगों का गांव से पलायन भी नहीं होता था। जो लोग खेती करते थे वो खेती करते थे, पर आज जिस तरह से पलायन हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गांव खत्म हो रहे हैं। जी,
और एक ऐसी नीति चल रही है जिसको लेकर सभी कह रहे हैं पर ये बहुत खौफनाक है। आप समझिए जिस तरह से गाँव से पलायन हो रहा है सुविधाओं के अभाव में, वो आने वाले समय में ना हमको राशन मिलेगा ना खाद्यान्न मिलेगा और हम पूरी तरह से आयात पर निर्भर हो जाएगा। सुनील भाई, ये आप वो स्थिति भी देखिए। मार है गौरव जी, उस सेक्टर पे मार रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है, मैंने एक बार नहीं 100 बार कहा हुआ कि सरकार कोई भी आए, किसान से ज्यादा परेशान हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं। ऐसा मत कहिए, निधि मिल रही है। नहीं क्या निधि मिल रही, किसान निधि मिल रही है? क्या निधि मिली आप बताओ? नहीं मिल रही, किसान निधि मिल रही है, ऋण माफ हो रहा है, ऐसा मत कहिए। कहिए। एक राहत दे दी किसान को, लेकिन ये बताइए कि आपकी जो एमएसपी है वो 2200-2300 रुपए की है, वो गेहूं बिक रहा है आज 2500-2600 रुपए में, आपको कौन देगा? अरे कैसी बात करें, किसान खुशहाल है। खुशहाल भी वाले बोलते हैं किसान खुशहाल है। गौरव जी, किसान खुशहाल है वो तो जरा एक बार आप हल पकड़ के ट्रैक्टर का खेतन देखा ये कितना परेशान है। अच्छा। और कितना खुश है। किसानों की लागत तो देखिए कितनी बढ़ गई है। लागत तो क्यों बोलते हैं कि किसान देखिए अब मजबूरी है, जब उसके पास कोई मजबूरी देखो मजबूरी किसान की है। गौरव जी एक सेकंड, एक आदमी दुकान खोलता है, उसका इनकम टैक्स रिटर्न भरता है तो लखपति होता है। किसान बेचारा उसी मट्टी में जन्म लेता है और उसी मुंह मर जाता है, उसके पास रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं। पूछूंगा, ठीक है, फिर सूरज जी आपको लेता हूँ। बेबी भाई, आप मजबूरी है, खुश नहीं है जनता आपसे? ये मैंने कहा कुछ नहीं है। देखिए अभी आपने कहा सुनील भाई, अब यहाँ पर आप बात न पलटिए। अभी आपने कहा मजबूरी है, देखिए कुछ अभी मजबूरी है, अभी आपने कहा मजबूरी है। गौरव भाई मैंने बोल दिया था कलम पर पहरा है जी, ऐसे कलम पर पहरा है, एक्सेप्ट करिए। अच्छा चंचल जी, कलम पे पहरा तो हमेशा रहा है। हम जो हमारे बड़े भाई को बुरा मत मानिएगा, आप एक सरकार में सरोजिनी थाने में मार दिया गया, उसका मुकदमा तक नहीं हुआ, ठीक है, तो हम पर तो हमेशा पहरा जो गवर्नमेंट आती है सच्चाई आपको वो पहरा लगाएगी। सुनील भाई पे पहरा नहीं है, ठीक है। बेबी श्रीवास्तव, अब मजबूरी है, खुशी है, वो आप बेहतर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर किसान की बात भी हो रही है और तमाम व्यवस्थाओं की बात भी हो रही है, पर यहाँ पे विपक्षी एकता की बात भी हो रही है। कैसे देखते हैं? यहाँ सबका जवाब आपको देना, चंचल यादव का, सुरा मिश्रा का और प्रवक्ता सुभाषपा का जवाब आपको। जी गौरव जी, सुनील जी ने अपनी बातचीत में जी सीता स्वयंवर शब्द का प्रयोग किया। हाँ। मेरी इस पे आपत्ति है, माँ सीता का नाम इस प्रकरण में नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि राजनीतिक रास्ता कसी का विषय है। मैं क्षमा चाहूंगा इस बात के लिए आपसे, लेकिन यहाँ का जो चुनाव हो रहा है ऐसी उम्मीद नहीं थी। नहीं मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा आपसे, अगर आपको क्षमा चाहता हूँ आपसे। दूसरा विषय जी, महाभारत कहेंगे इसको कि नहीं कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए जरूरी है। अच्छा, नरेंद्र मोदी पूरे देश के लिए आशा की वो किरण है। अच्छा, कि आज देश का एक एक नागरिक नरेंद्र मोदी जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। लीजिए, मेरे मित्र भी हंगर इंडेक्स की बात करेंगे, पढ़ लीजिए तो हम लोग भी कुछ बोले। इनसे पूछिए कि हंगर इंडेक्स किस एजेंसी ने जारी किया है, उसके आंकड़े के स्रोत क्या है? अच्छा, नहीं बता पाएंगे। अच्छा, बस हंगर इंडेक्स का बाजा बजाते रहेंगे। अच्छा, जब इनका शासन था, समाचार पत्र उठाइए, बांदा में एक परिवार के लोगों की भूख से मौत, सीतापुर में एक परिवार के लोगों की भूख से मौत। आज हमारे शासन काल में हमने सबसे पहले जिला अधिकारी को उसके लिए जिम्मेदार किया और हमने कोविड जैसे भयंकर त्रासदी के समय लोगों को राशन मुहैया कराया, किसी को भूख से मरने नहीं दिया। ये हमारी ऐसी उपलब्धि है जिसका जवाब विपक्ष के पास नहीं है। राशन इनके शासन काल में भी था, लेकिन वो राशन शराब कंपनियों को, बियर कंपनियों को, कौड़ियों को भाव जाता था। हमने अपने जनता को देख करके उसे भूख से मरने से बचाया। काम चलने वाला और आ जाइए, जिस इंडेक्स को आप मना करते हैं, आपकी बड़ाई छप जाए तो सच हो जाता है। जिस इंडेक्स को मना करते हैं वो क्यों मना करते भैया? आप लोग इंडेक्स है भाई, आप किस एजेंसी का इंडेक्स है, उसकी स्वीकारता क्या है, उसके आंकड़े कहाँ से लाई हो, आप बताओ देश को। भाई यही कुछ इंडेक्स है जो भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताते हैं, उसको भी नकार देंगे क्या? इंडेक्स तो आते रहते हैं। इंडेक्स को छोड़ दो आप, एक चीज बताओ आप, क्योंकि नहीं मानने वाले लोग हैं। किस संस्था का वो हंगर इंडेक्स है? विवेक जी एक चीज बताइएगा, उसके आंकड़े क्या है?
बड़ा ईमानदारी सवाल आज मैं पूछ रहा हूँ। आपने एक बात अभी कही कि डंका बज रहा है, डंका कहाँ बज रहा है, बता रही किस सेक्टर में बज रहा है? आप मुझे बता दो, एक चीज और बताना आप मुझे बड़ी ईमानदारी से। आज हिंदुस्तान के शिक्षा बजट की हालत आप देख लीजिए, आज किस देश का दुर्भाग्य देखिए, जिस जहां डंका की बात कर रहे हो आप, 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त की जो है भोजन न मिले तो लोग कैसे रह रहे हैं, इस ऊंची हालत ये है। और आज आप सोचे जो डंका बजने की बात कर रहे हैं, अभी हमारे प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया होकर आए हैं पिछली बार, और अगले दिन ही ऑस्ट्रेलिया ने 5 राज्यों को बैन कर दिया, हमारे उत्तर प्रदेश राज्यों को। डंका बज रहा है, वहां पढ़ नहीं सकते, वो भी बताइए ना, पढ़ नहीं सकते वहां पे पढ़ नहीं सकते। और आप मुझे बताइए, नौकरी के लिए बैन किया है। नहीं बोला ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। नहीं नौकरी के लिए बैन किया, और नौकरी के लिए अगर बैन कर दिया ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, वो दुर्भाग्य। घंटा बज रहा है। और आपको बता दें, अभी प्रधानमंत्री जब अमेरिका से भी आएंगे ना, तो हम लोग शुक्र मना रहे हैं कि कम से कम लाज बच जाए हिंदुस्तान की। और ये जान लीजिए, आपको बता दें, देखिएगा 2-4 राज्यों में कुछ और भी बैन करेगा। तो आज आप सोचिए, आज हमारे प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज में देखता हूं, और एक किस सेक्टर में डंका बजा मुझे गौरव जी, जो हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बात कर रहे हैं कि हम पिछड़ों के रहनुमा हैं, जब इनकी सरकार आती है चुनाव से पहले ये माई की बात करेंगे, मुस्लिम यादव की बात करेंगे। विवेक जी आपसे जवाब उम्मीद नहीं मुझे, आप चूंकि बहुत खराब बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, इसलिए मैंने आप सवाल किया। मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं से सवाल करता ही नहीं है। आप मुझे बताइए डंका किस सेक्टर में बज रहा है, वो चाहे नौकरी हो, चाहे किसानों की समस्या को लेकर, सारे बातों का आपके जवाब दूंगा, सारी बातों। बोलिए। जब सत्ता में आते हैं तो जियाउल हक की हत्या हो जाती है। अच्छा। मुख्य अपराधी को विधायक का टिकट देते हैं गुलशन यादव को। अरे बड़ी लंबी लिस्ट है, आप दूसरों धर्म को फंसाने की बात करते हैं, उसका पेपर में छपता है, आप लोग कुछ नहीं करते। ये जवाब आपका है, मेरी बात सुन तो लो भैया, आप मुझे बताइए नहीं, लखनऊ के अंदर हम लोगों ने जेपीएनआईसी की बिल्डिंग बनाई, गोमती रिवरफ्रंट बनाया, लोहिया का इंस्टीट्यूट आगे बढ़ाया हम लोगों ने, बनता स्टेडियम बनाया, अमूल बनाया, पराग बनाया, इतने बड़े बड़े काम किए, एशिया का सबसे बड़ा कैंसर बनाया, लिवर ट्रांसप्लांट बनाई। आप मुझे कोई एक काम बता दो, मैंने आप सवाल पूछा था, कोई एक काम बता दो जिसका हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ में शिलान्यास किया हो, उसका उद्घाटन किया हो। आपने जवाब नहीं दिया। उधर से गढ़िया समाज का। अच्छा, ये बात केवल पिछड़ों की करते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो पिछड़ों की गर्दन काटने का काम समाजवादी पार्टी से पहले कौन से राज्य ने लागू किया, आपको जानकारी है? किस सरकार ने लागू कराया? कहेगा मंडल कमीशन की सिफारिश सबसे पहले लागू कराने वाला स्टेट कौन है? किस सरकार लागू कराया, आपको पता है? जी। अभी मैं जयराम भार्गव भी बोल रहे थे, पिछड़े की बात हो रही थी, अब पिछड़ों की बात कर रहे हैं। आज भारतीय जनता, सुनिए, आज बीजेपी की हालत ये है, 69,000 पिछड़ों का हक खा गए। अभी सारी यूनिवर्सिटीज में जो डाका कौन डालता है, ये भार्गव जी खूब कायदे से बताएंगे। जितने पिछड़ों के हकों पे डाका समाजवादी पार्टी ने डाला है, उतना किसी पार्टी ने नुकसान नहीं किया। 26-27 को एग्जाम होने जा रहा है ग्राम पंचायत अधिकारी का, उसमें मुझे जवाब दे दो आप। डिरेल हुई है। अच्छा, विषय से डिरेल मत होइए, आप जवाब देने बोलिए। विषय है कांग्रेस के नेतृत्व में जो ये बैठक हो रही है नीतीश कुमार के बुलाने पे, उस विषय की बात हो रही है। आप जितने प्रश्नों में सारे प्रश्नों को उत्तर देने तैयार हो। दर्द क्यों हो रहा है? विवेक जी मुझे बता दिए डंका किस सेक्टर में बज रहा है? हमारा मनोरंजन हो रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं है हिंदुस्तान में हमारे देश का सैनिक शहीद ना हो रहा हो। गौरव जी एक चीज बताइए, आप मुझे बताइए हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा दिन है जहां 1-2 सैनिक शहीद ना हो रहे हो? आप एवरेज निकाल के देख लीजिए। और आप पिछले जो 60 महीने बनाम 60 साल आप बोला करते थे, आपने काम किया है वो बताइए ना। 9 साल हो गए, आपने क्या काम किया है? केवल जनता को गुमराह करने का। 1 मिनट में 1 मिनट जवाब दूंगा, सुन लीजिए। बताइए डंका कहां बज रहा है, बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के शासन से पहले जी लखनऊ में, बनारस में, फैजाबाद में बम विस्फोट होते थे। अच्छा। लोग सवेरे घर से निकलते थे तो शाम को लौटने का पता नहीं रहता था। हमने पिछले कार्यकाल में आतंकवाद को कश्मीर की सीमा में समेट दिया, और इस कार्यकाल में आतंकवाद आखिरी सांसें गिन रहा है।
है किसी भाई के लाल की मजाल क्या आज हमारे सिपाही पे पत्थर फेंक दे, धमकाने बैठ जाते हैं। पत्थर का जवाब गोली से दिया जा रहा है, गोली से। और जिसकी हैसियत हो अगर कांग्रेस की हैसियत है तो अपने घोषणा आप इस देश को घोषणा के साथ कांग्रेस की हैसियत आज आप जिस जमीन पे खड़े हो वहाँ पे विश्वगुरु बन रहे हैं उसकी बात कर लेते हो, ये हैसियत होती है। दूसरी बात मैं बोल देती हूँ, विवेक भाई ने सुनील भाई की बात पे ऑब्जेक्शन लगाया कि सीता जी का नाम नहीं आना चाहिए। अच्छा लगा, मैं भी बोलने वाली थी, लेकिन मैं अलग एस्पेक्ट में बोलने वाली थी। काश यही आदि पुरुष पे एक फिल्म आई है, तब तो आपको बात नहीं निकली होगी। आपके 6 मुख्यमंत्रियों की ब्लेसिंग है, फिल्म को बैन क्यों नहीं कराया? सीता माता का बैन क्यों नहीं हुई? सुनील जी ने किया, सुनील जी ने कोई अपमान नहीं किया, उन्होंने तुलना की थी। उन्होंने कहा सीता का स्वयंवर, उन्होंने एक नाम लिया, वो आयोजन था। मैं उस पर बोलने वाली थी, सुनिए मैं बोलने वाली थी कि सीता स्वयंवर सीता के स्वयंवर जी को मालूम था कि मेरी बेटी को वही विवाह कर पाएगा जो आदि शक्ति होगी, वो जानते थे, इसीलिए स्वयंवर किया गया था। उनकी बातों पे आपने ऑब्जेक्शन कर लिया, उन्होंने क्षमा भी मांग ली कि आपको बुरा लगा हो, लेकिन जिस बात पे दिक्कत होनी चाहिए, जिस संस्कृति की हम बात करते हैं, उस पे एक फिल्म सरेआम मजाक बना रही है। ऐसी भाषा, और भाषा क्यों नहीं बोलेगी? आप अपने बोले हैसियत क्या है, औकात क्या है, इसका मतलब आप ऐसी भाषा का प्रमोट कर रहे हैं। सुनील भाई ने बहुत सभ्य तरीके से एक उदाहरण दिया था, तुलना की थी, आपको उस पर ऑब्जेक्शन हो गया। लेकिन तू, तेरा, तेरे बाप का, तू निकल, तू चल, तू ये, तू बानर, तू ये, तू वो, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन फिल्म बैन नहीं हो रही है। आपने उस दिन बैन करने की बात कही थी, क्या हुआ? हो जाएगी। हमने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, जिन कांग्रेस की मित्र हमारी जो प्रश्न उठा रही है, उनके भी राज्य वो फिल्म चल रही है। लीजिए, हमने तो अपनी आपत्ति उस दिन भी स्पष्ट कर दी थी। क्या बात है? हमने जिस शब्दों में हमने भर्सना की, हम आज भी उस पर कायम है। अच्छा, ठीक है। भारतीयता की अखंडता। चलो जयराम भाई को बोलेंगे भाई, बहुत सुनिए भाई, बोलिए जयराम भाई। गौरव भाई, हमारे जितने भी प्रवक्ता थे सब अपनी अपनी बातें रखे, लेकिन आज देश और प्रदेश के हालात के ऊपर चर्चा किया जाए ज्यादा बढ़िया है। सत्ता में सर्वाधिक कांग्रेस रही। अगर इनसे सवाल पूछो तो ये जवाब उल्टे देंगे। सत्ता में उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता रही, अगर इनसे सवाल पूछो तो ये उल्टा देंगे। सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के साथ 18 महीने सरकार में रही, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट नहीं लागू की, हम लोगों की बात को लेकर के बाहर हुए। लेकिन पता है हमारे सर क्या समाज राजभर साहब जाने को आतुर हैं। सुनिए भाई, बोला तुम्हारा जाएंगे क्या? जाने को आतुर है, लेकिन कोई भाव नहीं दे रहा है, कोई घास नहीं डाल रहा है। अच्छा, जयराम भाई कोई घास नहीं डाल रहा है, उन्होंने दूसरा राजभर पैदा कर दिया है। ध्यान रखिए इस बात को। चंचल भाई सुन तो लीजिए। ये 2022 में हमने बता दिया कि हम आपके साथ आए, आप हमारे साथ आए, तो आप प्लस में हुए। अच्छा, चल सन्यासी मंदिर में मानो, लेकिन 2024 में भी समझ में आएगा। अच्छा, चल सन्यासी मंदिर में। दयाराम भाई आप क्या कहना चाहते हैं? दयाराम भाई आप ये कहना चाहते हैं कि आपके कारण ही समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें मिली, 111 सीटें आपके कारण? हमने कहा ना, अगर हमारे कारण समाजवादी पार्टी जीती है तो समाजवादी के कारण सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी जीती। दोनों बात सुन लीजिए। अच्छा। हम अपनी ताकत को, उनकी ताकत को नकार नहीं रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा हमारी ताकत को कम करने का काम करती है, हम उनको ये बताने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, मैंने आपको कहा दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का रास्ता दिल्ली से जाता है, उत्तर प्रदेश में जो वोट गिरा सकते हैं उन नेताओं को क्यों नहीं रख रहे आप साथ में? अच्छा, और आदरणीय राजभर साहब घर घर जाके घंटी बजा रहे हैं। अच्छा, लेकिन कोई बोलने की ऐसा बात नहीं कर रहे हैं, चूंकि ऐसे स्टेटमेंट दे चुके हैं। चल सन्यासी मंदिर जा, क्या क्या बोले हैं, तो मुख्यमंत्री जानते हैं। बोलिए। देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी फिर गुंडों की भाषा बोलने लगे। अभी हम नहीं कहते हैं। देखिए सुनिए, मत करिए, वो भाषा गुंडा भी कह दे रहे हो, समाज पार्टी, एक तरफ मित्र भी कह रहे हो, गुंडा भी कह दे रहे हो। भारतीय समाज पार्टी जनता जनार्दन की बात जवाब करती है, दीजिए। आदरणीय राजभर साहब बताइए, जाने को आतुर है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी में? या आज बता दिए कि नहीं जाएंगे? उनको सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी के मुखिया आदरणीय ओम प्रकाश राजभर उठाने का काम करते थे। चल भाई, लेकिन मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ, अरे आप मुझे इतनी बात का जवाब दे दो।
सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट और पिछड़ी जाति जनगणना की जो बात हो रही थी, क्या उन मुद्दों को दरकिनार करते हुए आपके नेता राजभर साहब चाहेंगे क्या बात बीजेपी नहीं लेने वाले? एक शब्द का जवाब देना चाह रहा हूँ, बोल दीजिए कि चलिए मेरे मुंह से निकल गया कि मां सीता स्वयंवर जैसा चुनाव है, लेकिन जिस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने गणेश जी को और राम जी को क्या क्या नहीं कहा था, विवेक जी ने क्यों पार्टी में अपनी उनको ले लिया? अच्छा, कहा था कि नहीं कहा था विवेक जी, और उसके बाद नहीं। अगर आपको मेरी बात से बुरा लगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। अरे बातें भूल जाती हैं, भूल नहीं जाती हैं। उन्होंने क्या कहा था कि गणेश जी की पूजा गोबर से कराते हैं, जितना बड़ा अपमान किया था उन्होंने, उसके बाद आप गोदी में बैठा लिए जी, ठीक है। उस समय आप क्यों चुप रहे? और गौरव जी देखिए, जल्दी बोलिए, चुनाव के बाद जी कौन किसके साथ रहता है जी, कौन नहीं रहता है, ये चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगा। और रही एकता की बात, तो अच्छी विपक्ष मजबूत हो, कम से कम जो लोकतंत्र सही ढंग से चल सके और सत्ता पक्ष के लोगों को भी नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, अब कितना सत्ता विपक्ष एक होता है, ठीक है, 24 बाद मालूम होगा। ठीक है, आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में समय जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आखिरी में बहुत अच्छी बात सुनील त्रिपाठी ने कही कि मजबूत विपक्ष भी एक अच्छे लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर सत्ता पक्ष मजबूत है तो विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, पर विपक्ष अगर एकजुट होगा तभी मजबूत होगा। अब 24 चुनाव है, मेहनत होगी, संघर्ष होगा, रणनीति बनेगी। यहाँ पर जनता जनार्दन किसके पक्ष में फैसला देगी वो जनता जनार्दन खुद जानती है। पर हम जैसे खबरनबीस से एक बात ही जानते हैं कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में जिस तरह का अभियान सत्ता पक्ष चला रही है, जिस तरह के जोड़ने का अभियान विपक्ष चला रहा है, एक अभियान जनता के लिए भी चल जाए कि जनता के मुद्दों का समाधान हो जाए। और शायद उस अभियान को हम बोलेंगे जनता के समस्याओं का समाधान। अपने कार्यक्रम के माध्यम से मैं विपक्ष की एकजुटता को और सत्ता पक्ष की रणनीति को दोनों को सराहूंगा, पर अगर चाहूंगा तो सिर्फ एक बात चाहूंगा कि जनता के लिए भी काम करिए, संघर्ष करिए, एकजुट रहिए और कम से कम एकजुट होकर जनता के लिए लड़िए कि जनता ही जनार्दन है और वही फैसला देती है कि इस बार सिंहासन किसको मिलेगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।